Good morning students, I welcome you all to CATG's online class and today we are studying chemical kinetics, lecture number is 16th. बच्चों अगर तुम्हें याद हो तो 16th लेक्चर के एंड में हमने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एवरेज एनर्जी इतना है, कोई दिक्कत, और ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए एक्स्ट्रा इतना एनर्जी चाहिए जिसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इन जनरल हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, बैकवर्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग ये जो एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी न दें तो क्या रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि तुमने इस क्वेश्चन पे बहुत रिसर्च किया होगा और फाइनली पता नहीं सही या गलत पर किसी न किसी आंसर तक तो पहुंचे होगे। तो आज हम तुम्हें इसका आंसर बता रहे हैं। देखो, जैसे एक कंटेनर तुमने ले लिया है, इस कंटेनर में बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं। गैसियस रिएक्टेंट लेते हैं तो हमें समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के एनर्जी का एनालिसिस हमें करने आता है, ठीक है ना। अब बताओ कि इस कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में टकराएंगे तो रिएक्शन होगा। दो रिएक्टेंट गैस है मान लो, आपस में लोग टकराएंगे तो रिएक्शन होना है। तो जो रिएक्टेंट का दोनों मिलाकर के जो एवरेज एनर्जी है वो इतना है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। वो इसीलिए क्योंकि ये तो एवरेज एनर्जी है। जैसे मान लो इस कंटेनर में रखे मॉलिक्यूल का एवरेज एनर्जी, ठीक है ना, एवरेज एनर्जी है तुम्हारा 10 यूनिट, ठीक है। एवरेज एनर्जी 10 यूनिट है। एवरेज एनर्जी 10 यूनिट है, ये ER हो गया, ER जो कि एवरेज एनर्जी है, और EAF फॉरवर्ड रिएक्शन करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो मान लो हमें 30 यूनिट चाहिए। तो सिंपल बात है कि अगर एवरेज एनर्जी 10 यूनिट है तो कुछ तो मॉलिक्यूल इसमें होगा जिसका एनर्जी 10 से काफ़ी ज़्यादा होगा और कुछ मॉलिक्यूल होंगे जिनका एनर्जी 10 से काफ़ी कम भी होगा। बेसिकली वो सारे मॉलिक्यूल जिनका एनर्जी एवरेज से 30 यूनिट और एक्स्ट्रा हो जाए, यानी एवरेज है 10, एवरेज से 30 यूनिट एक्स्ट्रा एनर्जी यानी कि टोटल 40 यूनिट, ये एवरेज है और यहाँ से ये 30 यूनिट है, ये 10 यूनिट, ये 30 यूनिट। ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल होंगे जिनका नेट एनर्जी 40 यूनिट एनर्जी से ज़्यादा होगा। ऑफ कोर्स कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जिनका नेट एनर्जी 10 यूनिट से काफ़ी कम होगा। तो जो मॉलिक्यूल एनर्जी 40 यूनिट से ज़्यादा यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी ETH तुम्हारा कितना हो गया बताओ, ER प्लस EAF तो हो गया 40 यूनिट। तो एवरेज 10 लाने के लिए कई सारे मॉलिक्यूल उसमें ऐसे भी होंगे जिसका एनर्जी 40 यूनिट से ज़्यादा होगा और वो सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे। इसीलिए तुम देखोगे जनरली कि कई सारे केमिकल रिएक्शन हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी होता रहता है, ऑल्दो नॉर्मल टेम्परेचर पे एवरेज एनर्जी काफ़ी कम हो। रीजन यही है कि कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल रहते हैं जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा रहता है और वो रिएक्शन करता रहता है। कोई दिक्कत? आर्हेनियस इन्हीं बातों को फॉर्मुलेट कर दिया, फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। उसने क्या बोला? उसने बोला कि इस कंटेनर में मान लो अगर गैस है, ठीक है, तो ऐसा कितना परसेंटेज या कितना फ्रैक्शन, कितना पोर्शन मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिनका एनर्जी एवरेज से कितना ज़्यादा है, एवरेज से 30 यूनिट ज़्यादा एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल होंगे। तो उसने क्या किया, देखो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया, कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स के मदद से उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला क्या बनाया? उन्होंने एक फॉर्मूला लिखा E⁻⁻ EA, अब फॉरवर्ड रिएक्शन है तो EAF बोल दो, बाय
RT। या हम फॉरवर्ड रिएक्शन तुम छोड़ दो ना, फॉरवर्ड बार बार क्यों, हमेशा फॉरवर्ड के बारे में ही बोलना ही है, तो फॉरवर्ड लिखना बेकार है। जब बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों की बात करेंगे तो बैकवर्ड EAF EAB लगा देंगे, हम सिर्फ EA लिखते हैं, कोई दिक्कत? तो इधर से भी EAF मिटा देते हैं और इधर से भी F मिटा देते हैं, अब सिर्फ हम EA लिख रहे हैं। तुम चाहो तो EAF लिख सकते हो, हमें कन्फ्यूजन होता है बार बार। तो देखो क्या किया, आर्नियस ने एक फॉर्मूला बनाया, ये उसने क्या बोला कि इतना फ्रैक्शन मतलब जैसे बोलेंगे कि टोटल मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास 100, टोटल मॉलिक्यूल कितना है, 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें 0.1 फ्रैक्शन लाल है। 0.1 फ्रैक्शन क्या है, रेड कलर मॉलिक्यूल है। टोटल मॉलिक्यूल 100 में अगर 0.1 फ्रैक्शन रेड कलर का है तो रेड कलर वाले टोटल कितने हो गए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल इंटू 0.1, तो रेड कलर वाले टोटल मॉलिक्यूल मिल जाएंगे 10, ठीक है ना। तो यही फ्रैक्शन है। तो उसने बोला कि एवरेज से 10 यूनिट से एक्स्ट्रा और कितना चाहिए, 30 यूनिट एक्स्ट्रा चाहिए। एवरेज से 30 यूनिट यानी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एक्स्ट्रा एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन होता है किसी डब्बे में, किसी कंटेनर में, वो इतना होता है e⁻⁻ इतना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का एनर्जी एवरेज से एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर इतना एक्स्ट्रा होता है। या फिर बोल सकते हो इतने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल जो हैं उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी होता है। क्लियर है ना, सिर्फ थ्रेशोल्ड के बारे में बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है इतने फ्रैक्शन का एनर्जी इससे ज़्यादा होता है या फिर इसके बराबर होता है, यानी कम से कम इतना तो है। तो लिख लो यहाँ पे, ये तो तुम्हारे लिखने के लिए नहीं था, ये तो हम बस समझा रहे थे, ठीक है ना, कि रिएक्शन बिना एनर्जी दिए भी रिएक्शन क्यों हो जाता है। तो लिख लो अब मैथमेटिकली e⁻⁻⁸ is equal to fraction of molecule having excess energy, EA amount of energy or more। EA एक्सेस है या इससे भी ज्यादा एनर्जी है, किसके रेस्पेक्ट में, ER के रेस्पेक्ट में इतना एक्सेस है, ER से इतना और ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू ER मतलब एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। हालांकि ये जो चीज था वो आर्नियस ने कैलकुलेट नहीं किया था, ये जो कैलकुलेट किए थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से स्टैटिस्टिक्स को यूज करके कैलकुलेट किया गया था। ये कैलकुलेशन हमें पढ़ना नहीं है, तो लिख लो ये कहाँ से आया, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन या फिर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख दोगे तो चलेगा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। उससे निकल करके आया कि इतने फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का एनर्जी जो है रिएक्टेंट से इतना EA अमाउंट एक्स्ट्रा होता है रिएक्टेंट से, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी अगर 10 है और EA है 30, तो टोटल 40 यूनिट या उससे ज़्यादा नेट एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? अब वो क्या किया, इतना कैलकुलेशन ले करके वो रेट इक्वेशन पे चला गया। कोई दिक्कत? तो रेट इक्वेशन में देखो क्या होता है, उसने बोला रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। कोई दिक्कत? अब यहां से वो क्या किया, बोला इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ले लो कितना
1 मोलर ले लो, 1 यूनिट। क्लियर है ना? 1 यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ले लो तो रेट किसके बराबर हो जाएगा? रेट हो जाएगा K के बराबर। कोई दिक्कत? रेट हो जाएगा K के बराबर। अब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर कैसे लोगे? तो 1 लीटर का कंटेनर ले लो और 1 मोल उसमें रिएक्टेंट ले लो, तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1 मोलर। तो उसने क्या किया? वॉल्यूम ले लिया 1 लीटर का कंटेनर और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ले लिया। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना ले लिया? 1 मोल ले लिया। 1 मोल रिएक्टेंट ले लिया और 1 लीटर का कंटेनर ले लिया, तो ये तो हो गया 1। अब उसने बोला कि इसमें जितना K होगा उसी स्पीड से रिएक्शन होगा। K का वैल्यू ज़्यादा होगा या कम होगा तो रेट ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। जितना K होगा, या फिर अगर तुम ऐसा कंडीशन लगा दो, 1 लीटर कंटेनर ले लो, 1 मोल रिएक्टेंट ले लो, ठीक है ना? जो हम लोग रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लिखते थे ना, यहाँ पर देखो कुछ भी लिख सकते हो, A स्क्वायर भी तुम लिख दोगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि A स्क्वायर कर दिया और A को 1 मोलर ले लिया। कोई दिक्कत? A स्क्वायर करके A को 1 मोलर ले लिया तो भी तो ये तो 1 हो जाएगा ना। तुम A इंटू B कर दो, कोई दिक्कत? A और B दोनों 1 मोलर ले लो। तो उसने कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले लिया। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेने के बाद उसने बोला कि जितना K होगा उतना ही रेट होगा, और बोला हम रेट गिन लेंगे प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके, और रेट को गिन लेंगे, रेट पता कर लेंगे, उससे K निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो वो बोला कि जब सारा कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेना है तो क्या करो, वॉल्यूम 1 लीटर ले लो और जितने भी रिएक्टेंट जो भी हैं सबका 1-1 मोल ले लो, सारा कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो गया। अब जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो गया तब तुम रेट गिन लो कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं, और वही तुम्हारा K के बराबर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? अब कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे इसको उसने बड़े सुंदर तरीके से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलो अब उस पर चलते हैं, कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे। तब हम उम्मीद करते हैं कि ये सब तुम लोग नोट डाउन कर लिए होगे। ये अगर नोट डाउन कर लियो तो हम आगे बढ़ें, इसको भी नोट डाउन कर लो। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे बोर्ड ताकि आगे का पढ़ाई कर सकें। तो बच्चों उसने क्या किया, रिएक्शन करने वाले मॉलिक्यूल को गिन करके बोल दिया वो K के बराबर होगा। ठीक है, कैसे गिना उसने? तो उसने बोला कि रिएक्शन करने वाले मॉलिक्यूल कौन कौन होंगे? जो कोलिजन करेंगे। सिंपल बात है, जब तक कोलिजन करेगा नहीं तो रिएक्शन तो होगा नहीं। तो जो मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे उन सब का संख्या जोड़ दिया। अच्छा जैसे देखो, मान लो 2 मॉलिक्यूल कोलिजन किया तो ये 2 नहीं गिनना है, क्योंकि एक बार कोलिजन होगा तो एक ही बार रिएक्शन होगा ना। तो जितना टोटल कोलिजन हुआ उस कोलिजन को गिन लिया उसने। समझ गए? तो उसने टोटल कोलिजन को गिन लिया और उसका नाम दे दिया Z। Z क्या है? तो यहां पे देख लो, Z है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? मतलब यूनिट टाइम में टोटल कितनी बार कोलिजन हुआ जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में कितना कोलिजन हुआ, तो 1 सेकंड में उतने मॉलिक्यूल रिएक्शन कर लेगा। क्लियर है ना? रिएक्शन करने वाले मॉलिक्यूल को जोड़ लेना है, वही K के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो Z है कोलिजन फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ कोलिजन इन यूनिट टाइम। अब तुम्हारे मन में तुरंत एक डाउट आया होगा, सर सारे कोलिजन जो होंगे वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, उस कोलिजन में कंडीशन भी तो होना चाहिए ना। क्या कंडीशन होना चाहिए? तो पहला तो कंडीशन ये होना चाहिए कि वो जो कोलिजन हो प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो, प्रॉपर डायरेक्शन में 2 मॉलिक्यूल टकराएं। तो क्या किया उसने, इसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया P। P क्या बोला? P बोला स्टेरिक फैक्टर।
स्टेरिक फैक्टर, या इसका एक और नाम बोल दिया प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। उसने बोला कि Z में एक नंबर से गुणा कर देंगे तो ये जो टोटल मिलेगा ना, ये Z है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी में एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा, बोला इतना कोलिजन तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होगा। जैसे मान लो टोटल कोलिजन 10 हो रहा था, तो उसने बोला कि इसमें एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 1/4। तो 1/4 क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है। किस बात का प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी है कि मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में ही टकराएं। तुम बोलोगे ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट होगा। थियोरेटिकल कोई तरीका नहीं है इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का, एक्सपेरिमेंट करके ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/4 से जो कि तुम्हारा P हो गया, P हो गया स्टेरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर। कोई दिक्कत? तो P इंटू जेड, P इंटू जेड क्या हो गया? P इंटू जेड को एक नया नाम दे दिया उसने A। क्या नाम दे दिया? A। अब इसका नाम क्या होगा इस पर बात करेंगे अभी। इससे पहले एक और बात बताओ कि क्या जो सारे कोलिजन जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होंगे सबसे प्रोडक्ट बन ही जाएगा? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। वो सारे कोलिजन जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहे होंगे, अगर उन मॉलिक्यूल का एनर्जी एवरेज से एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर उससे भी ज्यादा हो, तब जाकर के रिएक्शन फाइनली हो जाएगा। तो एक और फैक्टर, ये जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने वाले कोलिजन्स हैं, इसमें एक और फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो फैक्टर ये इंश्योर कर देगा कि सब कुछ मिल करके हम लोग उन्हीं कोलिजन्स को गिन रहे हैं जो कोलिजन्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहा है, और जिस प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने वाले कोलिजन में मॉलिक्यूल का एनर्जी भी सफिशिएंट एनर्जी है, यानी एवरेज से EA अमाउंट एक्स्ट्रा है, उससे ज्यादा है। कोई दिक्कत? तो वो फैक्टर क्या होता है जो बताता है कि मॉलिक्यूल्स का एनर्जी या ऐसे मॉलिक्यूल का संख्या जिनका एनर्जी एवरेज से EA अमाउंट ज्यादा है। अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, ये E एक्सपोनेंशियल है माइनस EA/RT। तो ये टर्म क्या है उसको हम लोग लिख चुके हैं। ये टर्म बताता है वही एवरेज से EA एक्स्ट्रा एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन, और ये पूरा मिल करके क्या बन गया? ये पूरा मिल करके ऐसे मॉलिक्यूल का संख्या बताएगा जो रिएक्शन कर रहे हैं यूनिट टाइम में, और जितने मॉलिक्यूल यूनिट टाइम में रिएक्शन कर रहे हैं वही तो रेट ऑफ रिएक्शन है, और वही K के बराबर हो गया। तो P इंटू जेड को उसने एक नया नाम दे दिया A, और ये क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। कोई दिक्कत? और इसको एक और नया नाम से उसने संबोधित कर दिया, बोला कि ये तो बार बार कहना मुश्किल होगा, एक नया नाम दे दिया। बोला देखो ये वाला टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म है, यानी E के पावर वाला टर्म है, तो इस टर्म को A सिंबल दे करके बोल दिया कि इस टर्म को बोलेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल, प्री एक्सपोनेंशियल टर्म। क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल टर्म। एक और क्या नाम है? प्री एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट से पहले वाला जो टर्म आ रहा है, प्री एक्सपोनेंशियल। और इसका एक और नाम बोल दिया आर्हेनियस फैक्टर। सोचा यार अपना नाम लगा देते हैं वरना लोग भूल जाएंगे बाद में, है कि नहीं? आर्हेनियस फैक्टर। तो ए के बहुत सारे नाम हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और आर्हेनियस फैक्टर, और इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, और ये सब मिल करके ऐसे मॉलिक्यूल का संख्या बताता है जो फाइनली रिएक्शन कर लेता है। तो तुम्हें
एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली नहीं आते हैं, तुम्हें ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस पर बात किया जाए। पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, सिंबल्स नोट डाउन कर लो। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टेम्परेचर affects rate constant K। रेट कांस्टेंट K को टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर घटाने से क्या होगा। जल्दी से आंसर करोगे, ये सब लिख लिया होगा सिंबल वगैरह, तो हम ये मिटा रहे हैं, और जब तक बोर्ड मिटे तब तक आंसर दिखे बोर्ड पर, ठीक है। तो जल्दी से तुम लोग सॉल्व करो। तो क्या करोगे, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाय RT, इक्वेशन लिख लोगे। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया A इंटू 1 बाय ई टू द पावर EA बाय RT। टेम्परेचर बढ़ाओ क्या होगा, जब तुम टेम्परेचर प्लस हो गया ना, ये प्लस हो गया सॉरी, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो पूरा टर्म है, ये वाला टर्म बढ़ेगा या घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो EA बाय RT में डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, यानी पूरा टर्म घट रहा है। ये घट रहा है तो E का पावर घट रहा है, तो इस पूरे टर्म का वैल्यू घट रहा होगा, इस पूरे टर्म का वैल्यू घट रहा होगा। टेम्परेचर, एक मिनट फिर से देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वाला पूरा टर्म घट रहा है, कोई दिक्कत। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पूरा टर्म घट रहा है, ये पूरा टर्म घट रहा है, तो E का पावर घट रहा है, यानी ये पूरा वैल्यू घट रहा होगा, और डिनोमिनेटर घट रहा है तो नेट वैल्यू बढ़ रहा होगा। यहां पे लिख देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस E टू द पावर EA बाय RT इंक्रीजेस, कोई दिक्कत। ये टर्म इंक्रीज करेगा, ये टर्म इंक्रीज करेगा तो E टू द पावर माइनस, गलत गड़बड़ हो गया। टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या हुआ, EA बाय RT, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये डिक्रीज हो गया। ये अगर डिक्रीज हो गया तो E टू द पावर EA बाय RT ये डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये पावर डिक्रीज हुआ ना, तो ये पूरा टर्म डिक्रीज हो गया, और ये डिक्रीज हो गया, यानी डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया। तो डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ तो K इंक्रीज कर गया। इस तरीके से तुम लोग लिख लोगे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा। अब हम छोड़ दे रहे हैं, टेम्परेचर घटाने वाला क्या होगा। तुम लोग यहाँ पर कंप्लीट करोगे तो टेम्परेचर घटाएंगे तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, और K पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। नोट करके एक बात लिख लोगे। कोई सोच सकता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट ए पर पड़ सकता है क्या, क्या टेम्परेचर से ए भी डिपेंड कर सकता है, या एक्टिवेशन एनर्जी खुद भी चेंज हो सकता है क्या टेम्परेचर के साथ। तो देखो ए में क्या क्या टर्म है, ए में टर्म है कि नंबर ऑफ कोलिजन है। ए के अंदर क्या क्या है, एक जेड था, याद आ रहा है, ए था P इंटू जेड। तो नंबर ऑफ कोलिजन तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पर प्रोबेबिलिटी कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ये पता नहीं। जैसे एक रूम में बहुत सारे बॉल हैं, उनको प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराना है, तो गर्म कर दोगे तो क्या प्रॉपर ओरिएंटेशन में ज़्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे, कम टकराएंगे, ये तो पूरा प्रोबेबिलिटी वाला बात है। तो एक्चुअली क्या है कि ए एंड ई ए इसका जो टेम्परेचर पर जो इन लोगों पर इफेक्ट होता है
वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है, इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि ए और ई ए टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही नहीं है। हालांकि डिपेंड करता है, पर एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, और एक्सपेरिमेंट के अलावा कोई तरीका ही नहीं निकालने का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाली बात है ना ये वाला। तो लिख लो नोट में, ए एंड ई ए इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, is assumed to be constant for a reaction and independent of temperature कोई दिक्कत? तो टेम्परेचर चेंज होने से इस पे फर्क नहीं पड़ता है, इस पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये पूरे टर्म पर फर्क पड़ता है। तो इस ए को कुछ कांस्टेंट मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, इसको कुछ कांस्टेंट मान लो, 10, 20, ऐसा 30, कुछ भी मान लो। तो ये कांस्टेंट हो गया, आर एक कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म टेम्परेचर बढ़ने से घटता है। कोई दिक्कत? ये जो टर्म है, ये पूरा टर्म ई ए बाय आर टी, तो ये जो टर्म चेंज होता है ना टेम्परेचर के चेंज होने से, वही इफेक्ट के पर पड़ जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन। लिखोगे if K1 and K2, if K1 and K2 are rate constant at temperature T1 and T2, K1 and K2 are rate constant at temperature T1 and T2, rate constants at T1 and T2. EA is equal to activation energy. EA is equal to activation energy. Calculate value of natural log K2 by K1। नेचुरल लॉग K2 बाय K1 का वैल्यू तुम्हें बच्चों कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग K2 बाय K1 एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ नेचुरल लॉग K2 बाय K1, नेचुरल लॉग K2 नेचुरल लॉग K2 बाय K1 नहीं, हाँ सॉरी, यस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अच्छा ग्राफ के बारे में छोड़ देते हैं, ग्राफ को अलग से क्वेश्चन ले लेंगे, इतना ही कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो जब तक हम सॉल्यूशन बनाएंगे तुम लोग वीडियो को पॉज करके 1 मिनट में सॉल्व कर लो और फिर मेरा सॉल्यूशन देख लेना। तो देखो क्या है, तुम्हें निकालना है K2 बाय K1। K2 क्या है? T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट। K1 क्या है? T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट। कोई दिक्कत? तो देखो तुम लिखोगे K2 इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाय आर T2। T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2। K1 इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? K1 इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाय आर T1। कोई परेशानी बच्चों? आगे बढ़े? चलो देखो क्या निकालना है तुम्हें, ln K2 बाय K1। तो पहले K2 बाय K1 निकाल लो। K2 बाय K1 इज इक्वल टू, ये देखो डिवाइड कर दो, सिंपली डिवाइड कर दोगे तो ए टू द पावर माइनस ई ए बाय आर T2 डिवाइड बाय ए टू द पावर माइनस ई ए बाय आर T1, और यहाँ से a और a
हो गया कैंसिल। क्या बचा यहाँ पे तुम्हारा बताओ? तो तुम्हारा यहाँ पर बच गया e टू द पावर। अब देखो दोनों जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में e टू द पावर है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया जाए। तो ये वाला तुम्हारा पॉजिटिव बन जाएगा ऊपर जा करके और ये नेगेटिव रह जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा EA, थोड़ा सा अच्छे से इसको लिख देते हैं, e टू द पावर EA बाय आर को कॉमन भी ले लेते हैं। चलो ये भी काम कर लिए, EA बाय आर को कॉमन ले लिए। तो यहाँ से ये देखो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा ना तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ से तुम्हारे मिल जाएगा 1/T1 और यहाँ से मिल जाएगा -1/T2। तो ये तुम्हारा K2/K1 निकल गया, K2/K1। अब क्या परेशानी है बच्चों? अब तो सिंपली तुम दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लोगे। तो जल्दी से आंसर बताओ, यहीं पे लिख दे रहे हम नेचुरल लॉग K2/K1। ये आंसर है, देखो फाइनल आंसर कितना होगा? नेचुरल लॉग K2/K1 इज इक्वल टू, नेचुरल लॉग लोगे तो ये पूरा टर्म निकल के बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा EA/R 1/T1 - 1/T2। ये तुम्हारा इक्वेशन बन करके आ गया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों ने पहले ही मेरा सोल्यूशन देखने से पहले ही एग्जैक्टली ऐसा ही सॉल्व कर लिया होगा। अब तुम क्या करोगे, एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लो और फिर हम वीडियो को मिटा देंगे। क्वेश्चन है, देखो फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, देखो इस टॉपिक से ऐसे ही थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए थियोरेटिकल क्वेश्चन में तुम्हें पारंगत हासिल करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी कम से काम नहीं चलेगा। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ए से बन रहा है बी और बी से वापस बन रहा है ए, ये हो गया तुम्हारा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हो गया रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन ये रिएक्शन लिख लोगे, KF एंड KB आर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। KF and KB are rate constant of forward and backward reaction. Forward and backward reaction. Express the relation between K equilibrium and temperature. Express the relation between K equilibrium and temperature. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर आपस में किस तरीके से रिलेटेड है? ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का इंथैल्पी दिया हुआ, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा H इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात हम तुमसे पूछ लें कि ऐसा तुमने पढ़ा है क्या कभी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है? पढ़ा है तुमने ऐसा कभी? बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है? डेल्टा H तुम्हें दिया हुआ है, तुमने पढ़ा है चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में। हमने वहां पर बोला था कि केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ाएंगे तो इस दोनों के रिलेशन को प्रूफ करके दिखाएंगे। आज वो समय आ गया है बच्चों, प्रूफ किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फॉरवर्ड रिएक्शन का K तुम लिख दोगे, K का इक्वेशन लगा दो पहले। K का इक्वेशन होता है A e to the power minus EA/RT। टेम्परेचर तो एक वेरिएबल है, वो तो फिक्स्ड है। मान लो रिएक्शन हो रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन हो, टेम्परेचर तो 20 डिग्री 30 डिग्री वो तो फिक्स है। तो टेम्परेचर एक वेरिएबल है तुम्हारा। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए KF लिखोगे तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फैक्टर AF लिख दो, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी EAF लिख दो, कोई दिक्कत? और अगर तुम
के आगे के बी लगा दोगे बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए बी लगा दो, ई टू द पावर माइनस ई ए बी लगा दो बाय आर टी। आर तो कांस्टेंट है। आर कौन सा कांस्टेंट है भैया? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। याद आ रहा है आर का वैल्यू? कोई दिक्कत? चलो अब तुम बताओ के इक्विलिब्रियम क्या होता है? के इक्विलिब्रियम होता है के एफ बाय के बी। के इक्विलिब्रियम होता है के एफ बाय के बी। अब एक डिराइव करते समय एक बात हम तुम्हें बता दें, उस टाइम पे देखो जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में बात कर रहे थे तो उस टाइम पर हमने बात किया था कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के एफ के बी दोनों बढ़ता है, कोई एक ज्यादा बढ़ता है दूसरा कम बढ़ता है। याद आ रहा है? लेकिन बढ़ता दोनों है क्योंकि दोनों रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट के, उसके आगे एफ लगाओ या बी लगाओ, के होता है ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यहां पे एफ लगाओ बी लगाओ, यहां पे एफ लगाओ बी लगाओ, यहां पर एफ लगाओ बी लगाओ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पूरा टर्म घटेगा। देखो ये पूरा टर्म घटेगा, लेकिन है ये नेगेटिव तो बेसिकली ये पूरा टर्म बढ़ रहा होगा। ये पूरा टर्म बढ़ रहा होगा तो ये पूरा टर्म यहां से यहां तक बढ़ रहा होगा, और यहां से यहां तक बढ़ रहा होगा तो के बढ़ रहा होगा। टेम्परेचर बढ़ने से के एफ के बी दोनों बढ़ता है। के इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है वही तो आज हमें देखना है। तो यहां से देखो अब तुम्हारा काम बड़ा आसान हो गया है। के एफ के बी डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? ऊपर में है ए एफ ई टू द पावर माइनस ई ए एफ बाय आर टी डिवाइड बाय ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए बी बाय ई ए बी बाय आर टी। अब क्या करोगे? अब के एफ बाय के बी को हम सिर्फ के इक्विलिब्रियम लिख देते हैं, के एफ बाय के बी लिखेंगे नहीं। क्यों लिखें भाई? ए एफ बाय ए बी, क्या लिखोगे? ए एफ बाय ए बी को अलग करके लिख लिया। तुम बोलोगे क्या ए एफ ए बी बराबर हो सकता है? हमें इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो प्रोबेबिलिटी वाली बात है ना। इसमें हो सकता है बैकवर्ड रिएक्शन होने में ज़्यादा प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाता हो, फॉरवर्ड रिएक्शन होने में कम प्रॉपर ओरिएंटेशन होता होगा टकराने के दौरान। तो ए एफ ए बी का कोई जानकारी नहीं है तो यही रहने दो, क्या दिक्कत है? अब यहां पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो तो ये हो गया तुम्हारा ई टू द पावर, क्या क्या कॉमन ले सकते हो? देखो 1 बाय आर टी कॉमन ले लो, 1 बाय आर टी, और बचेगा क्या? देखो ये ऊपर जाएगा ना न्यूमरेटर में, तो ई ए बी हो जाएगा पॉजिटिव, ई ए बी का आगे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, माइनस ई ए एफ बच जाएगा। हो तो गया। अब देखो अब क्या चाहिए तुम्हें? अब हो गया के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ए एफ बाय ए बी को या कांस्टेंट ए बोल दो या ए डैश बोल दो, जो भी तुम्हें बोलना हो, इनटू ई टू द पावर ई ए एफ माइनस ई ए बी, क्या हो सॉरी हाँ ई ए बी माइनस ई ए एफ है ना, ई ए बी माइनस ई ए एफ, ई ए बी ऊपर चला जाएगा माइनस ई एफ। ई ए बी माइनस ई एफ क्या होता है? ई ए एफ माइनस ई ए बी होता है डेल्टा एच, तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच इंटू 1 बाय आर टी, यानी माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। एक तुम्हें सिमिलरिटी बता दें, देखो रेट कांस्टेंट जो के होता है ना वो होता है ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये रेट कांस्टेंट है। देखो अभी हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हें बता दे रहे, याद करने में आसानी रहेगा। रेट कांस्टेंट के होता है ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है ए डैश ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। कोई दिक्कत? चलो अब देखो, अब यहां से तुम चाहो तो लॉग ले लो, चलो लॉग ही ले लेते हैं। यार आंसर ये आ गया, देखो ये आंसर आ गया, यहां तक ही तुम्हारा आंसर था। लेकिन हम जो फॉर्मूला पढ़ाए थे ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो लॉग वाला फॉर्मूला पढ़ाए थे, तो यहां से लॉग ले लेते हैं। तुम ले लोगे यहां से लॉग, यानी नेचुरल लॉग लेते हैं तो इधर अच्छा रहेगा। नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम
इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए डैश प्लस, देखो ये एक्सपोनेंशियल का पावर है ना, तो ये हो जाएगा, ये पावर पूरा ये बाहर आ जाएगा और नेचुरल लॉग ई हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एच बाय आर टी। कोई दिक्कत? या फिर इस माइनस को यहीं पे इंक्लूड कर लो। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया जिसके बारे में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में चर्चा किए थे। देखो, नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए डैश माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। अब ये जो टर्म है तुम्हारा, ये तो कांस्टेंट है जो कि ए एफ बाई ए बी है, तो ये टर्म तुम्हारा, ये देखो ये हो गया तुम्हारा y, ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट k, सॉरी k नहीं, कांस्टेंट को c बोलते हैं ना, y इज इक्वल टू c, और यह माइनस m और x को बोल दो 1/t। 1/t क्या है तुम्हारा? चलो इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख देते हैं, माइनस डेल्टा एच बाई आर इंटू 1/t, तो 1/t हो गया तुम्हारा x। ये x क्या है? 1/t, ये तुम्हारा x है। कोई दिक्कत? अब तुम यहां से ग्राफ भी बना सकते हो, किसके बीच में? नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम और 1/t के बीच में ग्राफ। जल्दी से बना के दिखाओ हमें। डिराइव तो हम कर दिए हैं, तुम्हें ग्राफ बनाना है। पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद ग्राफ बनाओ शांति से। लिख लिए पूरा? मिटा दें हम? तो जब तक हम इधर मिटा रहे हैं तुम लोग तब तक ग्राफ बना रहे होगे। आज का क्लास देखो काफी मैथमेटिकल है, सॉरी कैलकुलेशन वाला नहीं है, मैथमेटिकल तो है, कैलकुलेशन वाला नहीं है, थियोरेटिकल है। क्योंकि इस टॉपिक से जे मेंस हो, नीट हो या एडवांस हो, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो थियोरेटिकल ही आएगा। क्योंकि ई का पावर है ना, ई का पावर है, तो ये कैलकुलेट करने नहीं आएगा। क्योंकि एक्सपोनेंशियल का पावर तुम कैलकुलेट कर नहीं पाओगे जब तक वो तुम्हें लॉग टेबल ना दे दे। लॉग टेबल मिलता नहीं आजकल। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाएगा क्या बताओ तो? y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन कर्व हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन, इधर ये हो गया y, ये y मतलब ln के इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत? y x एक्सिस पे क्या लिए हैं? 1/t, 1/t को लिए हैं x एक्सिस पर। अब बताओ, ये जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू कितना है स्लोप बताओ तो? स्लोप है माइनस डेल्टा एच बाई आर। देखो माइनस एम एक्स है ना, तो या ऐसे लिख दो, इधर प्लस कर दो, तो ये माइनस डेल्टा एक्स, ये तो तुम्हारा देखो ये है, इसको लिख देते हैं m। तो m है तुम्हारा माइनस डेल्टा एच बाई आर। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m नेगेटिव है। देखो कोई दिक्कत? स्लोप नेगेटिव है। स्लोप अगर नेगेटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? जल्दी से बताओ। हम बताते, देखो स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ डिक्रीजिंग बना दिए, क्योंकि स्लोप कितना है? माइनस डेल्टा एच बाय आर। डेल्टा एच है रिएक्शन का एंथैल्पी। सही है? एक जगह हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तुम्हें ढूंढना है कहाँ है वो मिस्टेक। देखो ये स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव तुम्हें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक तुम्हें डेल्टा एच का वैल्यू पता नहीं है। समझ गए बात को? तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। इस पे आईआईटी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 2019 में जेईई में, सॉरी 2018 में जेईई में क्वेश्चन आया डायरेक्टली, ये ग्राफ पर, डायरेक्टली ग्राफ पे आया, यही ग्राफ जो हम बता रहे हैं। तो देखो अगर तुम्हारा यहां पर देखो हम लिख रहे हैं, इफ डेल्टा एच तुम्हारा मान लो 100 यूनिट है, पॉजिटिव है, यानी कि कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक है। डेल्टा एच पॉजिटिव है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो ये स्लोप नेगेटिव हो गया, तब तो ये ग्राफ सही है। स्लोप क्या हो गया? माइनस डेल्टा एच बाय आर। कई बार स्लोप दे करके डेल्टा एच का वैल्यू भी पूछ लेता है,
ठीक है ना। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तब तो स्लोप नेगेटिव है, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन अगर डेल्टा एच की वैल्यू -100 यूनिट है, उसको हम देखो इधर बना दे रहे हैं। देखो इधर क्या है, वो एक्सिस पे है नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम। अब देखो इसको बेस लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर ही सकते हो ना, 2.303 लॉग बेस 10 कर दोगे। और इधर हो गया एक्स एक्सिस पर 1/t। इस बार तुमने डेल्टा एच कितना मान लिया, -100 यूनिट मान लिया। तो स्लोप क्या हो गया बताओ, स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है? तो देखो ये -100 है, उसके आगे एक और माइनस लगा हुआ है, तो इस बार स्लोप है पॉजिटिव, यानी कि इस बार ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। समझ गए, ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब क्या ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, तो वो डिपेंड करेगा ln a, c कैसा है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कैसा है। समझ गए। तो y एक्सिस का इंटरसेप्ट पता नहीं था, मान लेते हैं ऐसा कुछ ओरिजिन से या इधर से पास करता हुआ नहीं, हम ऐसा मान लेते हैं, ये हो सकता है इधर जाके y एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट बना रहा हो। लेकिन अगर ये वैल्यू मान लो a डैश अगर 1 हो गया, तो नेचुरल लॉग 1 ये नेट वैल्यू 0 हो जाएगा। a डैश 1 हो सकता है क्या, हो सकता है। a डैश है AF/AB, तो अगर AF और AB दोनों बराबर है तो a डैश 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसके बारे में कोई हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए डेटा देना पड़ेगा इसको। लेकिन ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा विथ पॉजिटिव स्लोप। कोई दिक्कत? अब देखो एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने दे रहे हैं असाइनमेंट के लिए, और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। इसको नोट डाउन कर लो, वरना हम मिटाने जा रहे हैं इसको। लिखोगे फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन for a reversible reaction, delta H is equal to enthalpy of reaction. Delta H is equal to enthalpy of reaction. Delta H is equal to enthalpy of reaction K equilibrium 1 and K equilibrium 2 are K equilibrium 1 and K equilibrium 2 are equilibrium constants at T1 and T2 temperature. Equilibrium constants at T1 and T2 temperature, then prove that आपको प्रूफ करना है नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम 2, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर T2 पर फॉर अ रिएक्शन, by K equilibrium 1 is equal to delta H by R 1/T1 minus 1/T2। ये तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है, ये तुम्हें प्रूफ करना है। एंड ऑल्सो सो आपको दिखाना है how equilibrium constant is affected by, and also show how equilibrium constant is affected by temperature.
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से बढ़ेगा या घटेगा, ये तुम्हें शो करना है। पहले तो ये फॉर्मूला डिराइव करना है। हिंट दे देते हैं तुम्हें कैसे डिराइव करोगे, बड़ा आसान ही है। हिंट कैसे डिराइव करोगे, बड़ा सिंपल है। अभी हमने इसी टाइप का एक फॉर्मूला प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था? नेचुरल लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। K2 K1 क्या था? तो ये किसी एक रिएक्शन के लिए, किसी के नहीं, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ही अलग अलग टेम्परेचर पर T1 पर रेट कांस्टेंट K1 था, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 था, पर ये K1 K2 दोनों फॉरवर्ड का ही रेट कांस्टेंट था अलग अलग टेम्परेचर पर। ठीक है ना, ये था फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी। फॉरवर्ड इधर क्यों नहीं लगाए थे हम लोग सबस्क्रिप्ट में? क्योंकि हम लोग अगर बैकवर्ड के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं तो फॉरवर्ड लिखने से कोई मतलब नहीं है, जो लिखते हो वही फॉरवर्ड ही है। ठीक है ना, तो ये हमने प्रूफ किया है। जैसा ये प्रूफ किया था वैसा ही ये प्रूफ होने वाला है। यहां पर K इक्विलिब्रियम 2 क्या है? ये किसी एक रिएक्शन का T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसी रिएक्शन का T2 टेम्परेचर पर कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम 2 है, T1 पर K इक्विलिब्रियम 1 है। डेल्टा H है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। तो इस तरीके से प्रूफ करोगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया जाए और फिर अगले क्लास में मिलेंगे। देखो, फॉर अ रिएक्शन for a reaction average energy of reactant ER is equal to 30 kilojoule. For a reaction, average energy of reactant ER is equal to 30 kilojoule and EA एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, अब बताइए फॉरवर्ड का होगा या बैकवर्ड का होगा? कुछ भी ना बोला जाए तो हमेशा सब कुछ फॉरवर्ड ही मान करके चलते हैं। ER इज इक्वल टू 30 किलोजूल एंड EA इज इक्वल टू 130 किलोजूल। कोई दिक्कत? कैलकुलेट, दो चीज कैलकुलेट करना है। पहला है ETH, कोई दिक्कत? और दूसरा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग EA amount of energy excess with respect to ER। ER से इतना एनर्जी एक्सेस है, ठीक है ना? इस मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? दो क्वेश्चन है। चलो, पहला क्वेश्चन है ETH क्या होता है? ETH होता है ER प्लस EA, दैट्स ऑल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ER कितना है? 30 किलो जूल। EA कितना है? 130 किलो जूल। आंसर तुम सबको पता है, ठीक है? आंसर हो गया 160 किलो जूल। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बताओ जिसके पास जो एनर्जी है वो कितना है? ER एवरेज एनर्जी से कितना ज्यादा है? EA अमाउंट एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एक्सेस एनर्जी उसके पास है। तो कैसे? या इस क्वेश्चन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी greater than or equal to
ETH। थ्रेशोल्ड या उससे ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि ER के रिस्पेक्ट में कितना एक्सेस है, ER से EA अमाउंट और ज़्यादा एनर्जी जिसके पास है। ठीक है ना? कैसे निकालते हैं ये टर्म बताओ? तो जितने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का एनर्जी ER से EA अमाउंट से भी ज़्यादा होता है, या फिर थ्रेशोल्ड या उससे ज़्यादा एनर्जी है, उस फ्रैक्शन को हम लोग निकालते हैं, दैट फ्रैक्शन इज e टू द पावर माइनस EA बाय RT। तो इस क्वेश्चन में एक कमी है, टेम्परेचर देना चाहिए, तो एट दे देते हैं हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? तो कैसे कैलकुलेट करोगे ये? तो e टू द पावर माइनस EA कितना है? EA है 130 किलो जूल, 130 इंटू 1000, इतना जूल हो गया EA बाय RT। R कितना है? R होता है, देखो अगर तुमने ये जूल में रखा है ना, तो R तुमको 8.314 जूल रखना पड़ेगा। यहाँ पर 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर नहीं रखोगे। ठीक है ना? 8.314 जूल पर मोल केल्विन। कोई दिक्कत? और यहां देखो T कितना रखोगे? तो T रखोगे तुम 300 केल्विन। अब देखो E का जो पावर है, E का जो पावर है वो तो यूनिटलेस होना चाहिए, नहीं तो नंबर होना चाहिए। यूनिटलेस आ रहा है क्या बताओ तो यूनिटलेस नहीं आ रहा है। देखो यहां पर जूल से जूल कट जाएगा, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, मोल बच जाएगा। तो मोल बेसिकली क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि हम लोग एक्टिवेशन जो एनर्जी होता है ना, इसको कई बार पर मोल बोलते हैं, कई बार पर मोल डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन इन जनरल एक्टिवेशन एनर्जी पर मोल ही डिफाइन होता है। सॉरी, डिफाइन तो पर मोल ही होता है, कई बार लिखते हैं कई बार नहीं भी लिखते हैं, मान लिया जाता है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी या फिर एवरेज एनर्जी जो है, ये सब एनर्जी पर मोल मॉलिक्यूल डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? 1 मोल के लिए एवरेज एनर्जी कितना है, 2 मोल का एवरेज कितना है, तो 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी हो गया जूल पर मोल। तो अब ये क्वांटिटी, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन उठाया था कि कई बार तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी जूल में सिर्फ दिया रहता है। यहाँ पर देखो जूल में दिया हुआ है ना, जूल में दिया हुआ है या किलो जूल में दिया रहता है, कई बार किलो जूल पर मोल लिख दिया है। लेकिन तुम्हें हमेशा समझना है कि ये 1 मोल पर मोल ही डिफाइन होता है, एवरेज वगैरह या एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह। ठीक है? तो अब यहाँ से तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, इसको जल्दी से सॉल्व करो और हमें बताओगे कि क्या ये लगभग, ये तुम्हें चेक करना है, क्या ये लगभग e टू द पावर माइनस 52 के आसपास आ रहा है? देख लेना एक बार इसको। तो ये हो गया 2400 के आसपास, 2400 और हो गया ये 1300 इंटू 100, तो 2400 और ये 13, तो 13/24। ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है? e टू द पावर लगभग माइनस 52 के आसपास तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में अब हम लोग बात करते हैं।